मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम सीडीएस के जो 2020 में दूसरा पेपर हुआ था उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, बजट अनुमान वर्ष 2019-20 के अनुसार संघीय सरकार के कर प्राप्ति के कुछ महत्वपूर्ण सोर्स निम्नलिखित हैं। और पहला है निगम कर, दूसरा है निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर, निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर, तीसरा है वस्तु एवं सेवा कर, चौथा है संघीय उत्पाद कर। निम्नलिखित में से कौन सा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में उपयुक्त कर प्राप्ति का सही अवरोही क्रम है? ऑप्शन ए है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन बी है पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। ऑप्शन सी है तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। ऑप्शन डी है दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के कारोबार में सुगमता श्रेणी क्रम के अनुसार वर्ष 2014 में भारत का क्रम 142 था। वर्ष 2019 में इसमें सुधार होकर यह क्रम 63 हुआ। इस अवधि में निम्नलिखित में से किस मापदंड में भारत के क्रम में गिरावट आई है? ऑप्शन ए है कारोबार आरंभ करने की सुगमता। ऑप्शन बी है विद्युत की उपलब्धता। ऑप्शन सी है संपत्ति का पंजीकरण। ऑप्शन डी है कर का भुगतान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संपत्ति का पंजीकरण। विश्व बैंक के कारोबार में सुगमता श्रेणी क्रम के अनुसार वर्ष 2014 में भारत का क्रम 142 था। वर्ष 2019 में इसमें सुधार होकर यह क्रम 63 हो गया। कारोबार सुगमता की रिपोर्ट 10 मानकों पर तैयार की जाती है। विभिन्न मानकों पर वर्ष 2014 और वर्ष 2019 में भारत का प्रदर्शन रहा था। व्यवसाय शुरू करना 136, निर्माण परमिट में 27, विद्युत उपलब्धता में 22, संपत्ति का पंजीकरण में 154 और ऋण उपलब्धता में 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है अधिनियम को वर्ष 2013 में अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन बी है अधिनियम को वर्ष 2014 में लागू किया गया था। ऑप्शन सी है अधिनियम 67% जनसंख्या को अत्यधिक सहायकी प्राप्त अनाज पाने के लिए कानूनी रूप से हकदार बनाता है। ऑप्शन डी है अधिनियम को सभी राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में लागू नहीं किया जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अधिनियमों को सभी राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में लागू नहीं किया जा रहा है। यह कथन गलत है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में कहा गया है कि यह अधिनियम सभी संघ राज्य क्षेत्रों या राज्यों में लागू किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 10 सितंबर 2013 को अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम को वर्ष 2014 में लागू किया गया था। इस अधिनियम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को कवरेज करने का प्रावधान करता है। इसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता वाली खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए खाद्य और पोषणिक सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है वृद्धि दर में अवमंदन हुआ है। ऑप्शन बी है बजट अनुमान की तुलना में कर राजस्व में सुस्त वृद्धि हुई है। ऑप्शन सी है जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा बजट अनुमान के अनुरूप है। ऑप्शन डी है गैर कर राजस्व में काफी अधिक वृद्धि दर्ज हुई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो है जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा बजट अनुमान के अनुरूप है। यह कथन गलत है। वर्ष 2019-20 के दौरान राजकोषीय घाटा 3.4% रहने का अनुमान निर्धारित किया गया था, जबकि संशोधित अनुमान में यह 3.8% रहा है। अतः जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा बजट अनुमान के अनुरूप नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 19-20 के दौरान प्रमुख सहायकी पर व्यय के बजट के अनुमान के अनुसार निम्नलिखित में से किस पर सर्वाधिक व्यय होना था? ऑप्शन ए है यूरिया सहायकी, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम सहायकी, ऑप्शन सी है भोजन सहायकी, ऑप्शन डी है उर्वरक सहायकी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भोजन सहायकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लेह। भारत के लेह लद्दाख में वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है। यह अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ औसत वर्षा लगभग 10 सेंटीमीटर है। जोधपुर में औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर है, जबकि दिल्ली और बेंगलुरु में औसत वर्षा उससे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः इमारती लकड़ी की वनस्पति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए है उपोष्ण क्षेत्र, ऑप्शन बी है शीतोष्ण क्षेत्र, ऑप्शन सी है अल्पाइन क्षेत्र, ऑप्शन डी है टुंड्रा क्षेत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टुंड्रा क्षेत्र। सामान्यतः इमारती लकड़ी की वनस्पति टुंड्रा क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। टुंड्रा वनस्पति का विस्तार 70 डिग्री अक्षांश से लेकर ध्रुवों तक है। यह प्रदेश मुख्यतः बर्फ से ढका रहता है। इस प्रदेश में मुख्यतः शैवाल व लाइकेन वनस्पति पाई जाती है। यहाँ भालू, बारहसिंगा आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक थी? ऑप्शन ए है 1991, ऑप्शन बी है 1981, ऑप्शन सी है 1971, ऑप्शन डी है 1961। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1971। भारत में वर्ष 1971 में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक थी। क्वेश्चन है, समताप रेखा जो जनवरी माह में भारत को उत्तर दक्षिण लगभग 2 संभागों में विभाजित करती है, निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 20 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस तापमान रेखा जनवरी माह में भारत को उत्तर दक्षिण लगभग 2 संभागों में विभाजित करती है। समताप रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो समान ताप वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। सामान्यतः उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य से आरंभ होती है और मार्च में समाप्त हो जाती है। उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी में सर्वाधिक ठंडा होता है। इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु को सूचित करता है? ऑप्शन ए है AW, ऑप्शन बी है DFC, ऑप्शन सी है CWG, ऑप्शन डी है AM। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए AW। कोपेन के अनुसार भारत को 8 प्रकार के जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जिसके अनुसार AW उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार के जलवायु को सूचित करता है। AMW लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार की जलवायु है। AS शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रकार की जलवायु है। BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु होता है। BWHW गर्म मरुस्थलीय जलवायु होता है। CWJ शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार का जलवायु होता है। DFC लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाली जलवायु होती है। ई ध्रुवीय प्रकार की जलवायु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बृहत्तम भौगोलिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है? ऑप्शन ए है सेप्टीसोल, ऑप्शन बी है एंटीसोल, ऑप्शन सी है अल्फीसोल, ऑप्शन डी है वर्टीसोल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंसेप्टीसोल। भारत कृषि अनुसंधान परिषद ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत की मिट्टियों वर्गीकृत किया है इंसेप्टीसोल, एंटीसोल, एल्फीसोल, वर्टीसोल, एडिटीसोल, अल्टीसोल्स, मॉलीसोल्स और अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? ऑप्शन ए है मोगादिशु, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन सी है कोलंबो, ऑप्शन डी है मनीला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी
सिंगापुर। सिंगापुर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश की एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा इन दोनों इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबान, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया तथा किरिबाती से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार विधेयक 1919 पर गठित संयुक्त प्रवर्ग समिति के समक्ष महिला मताधिकार के पक्ष में इनमें से किसने साक्ष्य दिया? फर्स्ट है एनी बेसेंट, दूसरा है सरोजिनी नायडू, तीसरा है हीराबाई टाटा कूट है, ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है 1 और 2, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। भारत सरकार विधेयक 1919 पर गठित संयुक्त प्रवर्ग समिति के समक्ष एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू वो हीराबाई टाटा तीनों ने महिला मताधिकार के पक्ष में साक्ष्य दिया। इस संदर्भ में विलियम ड्यूक, भूपेंद्र नाथ बसु, चार्ल्स रॉबर्ट की सदस्यता में एक समिति बनाई गई जिसने भारत मैत्री एवं वायसराय के प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में सहयोग दिया। वर्ष 1919 के अधिनियम की विशेषताओं में निम्न शामिल है: केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था, केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है अलीगढ़, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है गुरुदासपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुरुदासपुर। मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा गुरुदासपुर के काजनी नामक स्थान पर वर्ष 1889 में अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य मुस्लिमों में इस्लाम की सच्चे स्वरूप को बहाल करने एवं मुस्लिमों में आधुनिक औद्योगिक और तकनीकी प्रगति को धार्मिक मान्यता दिलाना था। इस आंदोलन ने शुद्धि आंदोलन तथा ईसाईयत के विस्तार पर रोक लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में वर्ष 1939 से 40 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने हालवेल स्मारक को नष्ट करने के लिए किसके साथ मैत्री की थी? ऑप्शन ए है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन बी है मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी है हिंदू महासभा, ऑप्शन डी है यूनियनिस्ट पार्टी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुस्लिम लीग। कलकत्ता में वर्ष 1939-40 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने हालवेल स्मारक को नष्ट करने के लिए मुस्लिम लीग के साथ मैत्री की थी। उनका मानना था कि हालवेल स्मारक सिराजुद्दौला पर अंग्रेजों की विजय और हमारी दास्ता का प्रतीक है। इनके प्रयासों से जुलाई 1940 में राइटर बिल्डिंग के दक्षिण पश्चिम से स्मारक को हटाना पड़ा और सेंट जॉर्ज चर्च के विशाल परिसर में इसको पुनर्स्थापित किया गया। इस स्मारक का निर्माण लॉर्ड कर्जन ने ब्लैक होल के स्थान को चिन्हित करने के लिए करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने वर्ष 1920 में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी? ऑप्शन है बीपी वाडिया, ऑप्शन बी है एस ए डांगे, ऑप्शन सी है NM जोशी, ऑप्शन डी है बीटी रणविदे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी NM जोशी। वर्ष 1920 में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी ने की थी। भारत सरकार ने वर्ष 1919 के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वाशिंगटन सम्मेलन में बीपी वाडिया को भारत के मजदूरों का प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय ने भी सहयोग किए थे। इनका प्रथम अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में वर्ष 1920 में बंबई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सही अर्थों में भारत की प्रथम ट्रेड यूनियन थी? ऑप्शन ए है बॉम्बे लेबर यूनियन, ऑप्शन बी है अहमदाबाद लेबर यूनियन, ऑप्शन सी है मद्रास लेबर यूनियन, ऑप्शन डी है इलाहाबाद लेबर यूनियन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मद्रास लेबर यूनियन। वर्ष 1918 में बीपी वाडिया द्वारा गठित मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला मजदूर संगठन था। वर्ष 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की, जो संभवतः उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। इसके 14,000 सदस्य थे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1926 में पारित ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यूनियन पंजीकृत होने वाली पहली यूनियन थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने वर्ष 1914 में सेवा समिति स्कॉट्स एसोसिएशन का गठन किया था? ऑप्शन ए है हृदयनाथ कुंजरू, ऑप्शन बी है एस.जी. वाजे, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट, ऑप्शन डी है राम बाजपेयी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राम बाजपेयी। राम बाजपेयी ने वर्ष 1914 में सेवा समिति वाई स्कॉट एसोसिएशन की स्थापना की लॉर्ड वेडन पावेल द्वारा इंग्लैंड में संगठित वाई स्कॉट एसोसिएशन के आधार पर की थी। इस समिति का उद्देश्य वाई स्कॉट एसोसिएशन का संपूर्ण भारतीयकरण करना था। राम बाजपेयी भारत की प्रसिद्ध क्रांतिकारी और महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के महासचिव के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन ए है महासचिव अध्यक्ष का सलाहकार है, ऑप्शन बी है महासचिव अध्यक्ष के नाम से प्राधिकार के अधीन कार्य करता है, ऑप्शन सी है महासचिव अध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित प्राधिकार के अधीन कार्य करता है, ऑप्शन डी है महासचिव अध्यक्ष के नाम के आदेश पारित करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महासचिव अध्यक्ष द्वारा प्रायोजित प्राधिकार के अधीन कार्य करता है। यह कथन सही नहीं है। लोकसभा सचिवालय एक स्वतंत्र निकाय है जो लोकसभा अध्यक्ष के पूर्ण नियंत्रण और मार्गनिर्देशन में कार्य करता है। लोकसभा अध्यक्ष को उनके संवैधानिक और सांविधिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में लोकसभा के महासचिव, अपर सचिव, संयुक्त स्तर के सचिव, अधिकारियों और सचिवालय के विभिन्न स्तर के अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी सहयोग प्रदान करते हैं, किंतु महासचिव अध्यक्ष द्वारा प्रायोजित प्राधिकार के अधीन कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किसने वर्ष 1942 में सभा के गोपनीय बैठक सत्र का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन ए है एम.एस. अने, ऑप्शन बी है जी.बी. मावलंकर, ऑप्शन सी है सी.एम. स्टीफन, ऑप्शन डी है ए. अयंगर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एम.एस. अने। माधव श्री हरि अने ने वर्ष 1942 में सभा के गोपनीय बैठक का प्रस्ताव रखा था। इस सभा में द्वितीय विश्व युद्ध की स्थितियों पर चर्चा करनी थी। अने वर्ष 1941 से 43 तक वाइसराय के कार्यकारी परिषद के सदस्य रहे। उन्हें लोकनायक बापूजी अने के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त वह बिहार के 12 जनवरी 1948 से 14 जून 1952 तक गवर्नर भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के पद की अवधि 5 वर्ष है, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र दे सकता है, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र दे सकता है। यह कथन जो है वह गलत है। राष्ट्रपति के पद की अवधि के संबंध में अनुच्छेद 56(2) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने के पूर्व उपराष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है, जो इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 19 में उल्लेखित प्रावधानों के अपवाद है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 31 ए और अनुच्छेद 31 सी, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 31 बी और अनुच्छेद 31 डी, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 17। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 31 ए और अनुच्छेद 31 सी। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 36 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में
किसी व्यक्ति को विधि की समक्षमता से या विधियों की समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, किंतु अनुच्छेद 31C अनुच्छेद 14 का अपवाद है। इसके अनुसार किसी राज्य विधानमंडल द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के संबंध में यदि कोई नियम बनाया जाता है जिसमें अनुच्छेद 39 की उपधारा ख या उपधारा ग का समावेश है, तो उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। आर्टिकल 19 को देखते हैं। आर्टिकल 19 के अंतर्गत सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के 6 अधिकारों की गारंटी दी गई है, जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। किंतु अनुच्छेद 31A अनुच्छेद 19 में उल्लेखित प्रावधानों का अपवाद है। अनुच्छेद 31A के अंतर्गत संपदा के अधिग्रहण के लिए कानून की सुरक्षा का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिकार परीक्षा का आदेश जारी करने की आवश्यक शर्तें नहीं है? ऑप्शन ए है पद का सार्वजनिक पद होना आवश्यक है। ऑप्शन बी है पद का सृजन कानून द्वारा अथवा स्वयं संविधान द्वारा होना आवश्यक है। ऑप्शन सी है पद निश्चित रूप से मूल पद नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी है ऐसे व्यक्ति द्वारा वह पद संभालने से संविधान अथवा कानून का उल्लंघन हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पद निश्चित रूप से मूल पद नहीं होना चाहिए। अधिकार परीक्षा का आदेश जारी करने के लिए किसी पद का निश्चित रूप से मूल पद नहीं होना आवश्यक शर्तें नहीं है। अधिकार परीक्षा का अर्थ प्राधिकृत या वारंट के द्वारा होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक अथवा लोक पद को अवैध रूप से धारण करने से रोकना है। इसको जानकारी करने की आवश्यक शर्त है। पद का सार्वजनिक पद होना आवश्यक है। पद का सृजन कानून के द्वारा अथवा स्वयं संविधान के द्वारा होना आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति द्वारा वह पद संभालने से संविधान अथवा कानून का उल्लंघन हुआ है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अनुच्छेद 338A से संबंधित है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ऑप्शन डी है राष्ट्रीय महिला आयोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338A से संबंधित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत संयुक्त अनुसूचित जाति व जनजातियों से पृथक रूप से किया गया। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है विश्व पर्यावरण दिवस। ऑप्शन बी है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ऑप्शन सी है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। वर्ष 2000 से प्रत्येक 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने उस चक्रवात का नाम निसर्ग दिया था जिसने जून 2020 में महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्रों का विनाश किया था? ऑप्शन ए है मालदीव्स। ऑप्शन बी है बांग्लादेश। ऑप्शन सी है थाईलैंड। ऑप्शन डी है जापान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। जून 2020 में अरब सागर में उठे चक्रवात का नाम बांग्लादेश ने निसर्ग रखा था। इस चक्रवात ने महाराष्ट्र के पालघर, ठाणे, रायगढ़ आदि व गुजरात के तटीय क्षेत्रों का काफी विनाश किया था।
निसर्ग एक बंगाली शब्द है जिसका अर्थ प्रकृति होता है। विश्व मौसम संगठन और संयुक्त राष्ट्र की प्रशांत एशियाई क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक आयोग का चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत चक्रवात का नाम रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने विख्यात गणितज्ञ के जीवन पर आधारित चलचित्र में शकुंतला देवी का चरित्र निभाया? ऑप्शन ए है माधुरी दीक्षित, ऑप्शन बी है रानी मुखर्जी, ऑप्शन सी है तब्बू, ऑप्शन डी है विद्या बालन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विद्या बालन। विख्यात गणितज्ञ शकुंतला देवी के जीवन पर आधारित फिल्म शकुंतला देवी में फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन ने शकुंतला देवी का चरित्र निभाया है। इस फिल्म के निर्देशक अनु मेनन तथा निर्माता विक्रम मल्होत्रा थे। यह फिल्म 31 जुलाई 2020 को रिलीज हुआ था। शकुंतला देवी बेंगलुरु की रहने वाली थी। इन्हें सामान्य तौर पर मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। वे बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा की धनी थी। उनकी इसी प्रतिभा को देखते हुए उनका नाम वर्ष 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीसी मुर्मू जिनको अगस्त 2020 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था, इसके पूर्व निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल या प्रशासक थे? ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, ऑप्शन डी है पुडुचेरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। गिरीश चंद्र मुर्मू को 8 अगस्त 2020 को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। इन्होंने राजीव महर्षि का स्थान लिया है। इनका कार्यकाल 20 नवंबर 2024 तक का होगा। इससे पूर्व वह नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। मुर्मू गुजरात कैडर के वर्ष 1985 बैच के भारतीय प्रशासक सेवा के अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम के आयोजन की योजना है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है मणिपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण का आयोजन हरियाणा में प्रस्तावित है। इसकी घोषणा 12 अक्टूबर 2020 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने की थी। इसके तीसरे संस्करण का आयोजन जनवरी 2020 में गुवाहाटी में किया गया था। इसके प्रथम संस्करण का आयोजन वर्ष 2018 में दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल भित्ति द्वीप नहीं है? ऑप्शन ए है ग्रेट बैरियर रीफ, ऑप्शन बी है रेनबो रीफ, ऑप्शन सी है स्वराज द्वीप, ऑप्शन डी है क्यूसो द्वीप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्यूसो द्वीप। क्यूसो द्वीप प्रवाल भित्ति द्वीप नहीं है। प्रवाल भित्तियां या मूंगे की चट्टानें समुद्र के भीतर स्थित प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी और प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति है। मुख्य स्थल से दूर स्थित प्रवाल भित्ति जिसका ऊपरी भाग सागर तल के ऊपर दिखाई पड़ता है। प्रवाल भित्ति के निर्माण के पश्चात सागर तल में गिरावट आने अथवा महासागरीय तली के उन्मूलन उत्थान के परिणाम स्वरूप प्रवाल द्वीप की उत्पत्ति होती है। जापान का क्यूशू द्वीप सेमी ट्रॉपिकल जलवायु, हॉट स्प्रिंग्स और ज्वालामुखियों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ वर्ष 2014-15 से भारत का निरंतर व्यापार अधिशेष रहा है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है जर्मनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ वर्ष 2014-15 से भारत का निरंतर व्यापार अधिशेष रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों को वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है जर्मनी, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है दक्षिणी अफ्रीका, चौथा है भारत।
कूट है? ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 1 3 2 4, ऑप्शन सी है 3 2 1 4, ऑप्शन डी है 4 3 2 1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2000 के अनुसार इसका अवरोही क्रम होगा, पहले जर्मनी, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर दक्षिणी अफ्रीका, फिर भारत। वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार 189 देशों में प्रथम स्थान पर नॉर्वे तथा अंतिम स्थान पर नाइजीरिया है। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय के मानकों के आधार पर प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। सबसे पहले वर्ष 1990 में मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक उत्पादन की सूचकांक के उपयोग आधारित वर्गीकरण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया गया है? ऑप्शन ए है प्राथमिक वस्तुएं, ऑप्शन बी है मध्यवर्ती वस्तुएं, ऑप्शन सी है उपभोक्ता वस्तुएं, ऑप्शन डी है उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्राथमिक वस्तुएं। औद्योगिक उत्पादन की सूचकांक के उपयोग आधारित वर्गीकरण में सार्वजनिक महत्व प्राथमिक वस्तुओं को दिया जाता है। उपयोग आधारित वर्गीकरण में वस्तुओं का भार है प्राथमिक वस्तुओं का 34.1%, उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुओं का 15.3%, मध्यवर्ती वस्तुओं का 17.2%, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु 12.8%, विनिर्माण वस्तुएं 12.3% और पूंजीगत वस्तुएं 8.2%। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के विकास का विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें 8 मुख्य प्रमुख उद्योग है, रिफाइनरी उद्योग, विद्युत, कोयला, इस्पात, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण मांग वक्र में बदलाव नहीं होगा यदि ऑप्शन ए है किसी वस्तु के मूल्य में गिरावट आती है, ऑप्शन बी है किसी तल मूल्य पर ग्राहक अधिक क्रय करने का इच्छुक होता है, ऑप्शन सी है औसत आय बढ़ती है, ऑप्शन डी है जनसंख्या बढ़ती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए किसी वस्तु के मूल्य में गिरावट आती है। जब किसी वस्तु के मूल्य में गिरावट आती है तो साधारण मांग वक्र में परिवर्तन नहीं होता है, यह मांग विस्तार को प्रदर्शित करता है। ऐसी स्थिति जब वस्तु के अन्य सभी तत्व में कोई परिवर्तन ना आए तो वस्तु स्वयं के मूल्य में कमी आ जाने पर मांग में बढ़ोतरी हो जाती है। इसे मांग का विस्तार होना कहते हैं। इसमें मांग वक्र स्थिर रहता है। मांग वक्र एक दिए हुए समय में वस्तुएं एवं सेवाओं की कीमत एवं मांग की मात्रा के बीच संबंध को रेखा चित्रीय रूप में प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा बाजार जिसमें बड़ी संख्या में फर्म है, समान प्रकार के उत्पाद हैं, किसी एक फर्म की मांग के अंतरहीन लचीलापन है तथा मूल्य पर फर्मों का कोई नियंत्रण नहीं है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है अल्पाधिकार, ऑप्शन बी है अपूर्ण प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी है एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन डी है संपूर्ण प्रतिस्पर्धा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संपूर्ण प्रतिस्पर्धा। ऐसा बाजार जिसमें बड़ी संख्या में फर्म है, समान प्रकार के उत्पाद हैं, किसी एक फर्म की मांग में अंतरहीन लचीलापन है तथा मूल्यों पर फर्मों का कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसी अवस्था संपूर्ण प्रतिस्पर्धा कहलाती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार अर्थव्यवस्था में यातायात लागतें शून्य होती है एवं साधनों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। इसमें नई फर्मों के प्रवेश तथा पुरानी फर्मों के बहिर्गमन में कोई रुकावट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओजोन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है वायुमंडल में ओजोन अधिकतर 15 से 55 किलोमीटर तक पाई जाती है, ऑप्शन बी है गैसों की रासायनिक प्रतिक्रिया से ओजोन उत्पन्न होती है, ऑप्शन सी है 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन डी है ओजोन ऑक्सीजन का एक रूप है जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु आपस में जुड़े होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है।
यह कथन गलत है। ओजोन ऑक्सीजन का एक अणु है जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु आपस में मिलकर ओजोन गैस का निर्माण करते हैं। वायुमंडल में ओजोन गैस की सघन परत धरातल से 15 से 55 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक इस गैस की सघनता अधिक होती है। वायुमंडल में उपस्थिति ओजोन गैस की परत द्वारा सूर्य से आने वाली घातक अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर जीव जंतुओं की रक्षा की जाती है। ओजोन परत संरक्षण के संबंध में लोगों को जागरूक करने को लेकर वर्ष 1995 से प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजोव सागर किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है काला सागर, ऑप्शन बी है बाल्टिक सागर, ऑप्शन सी है भूमध्य सागर, ऑप्शन डी है उत्तरिक सागर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए काला सागर। एजोव सागर काला सागर से जुड़ा हुआ है। यह काला सागर के उत्तरी पूर्वी भाग में रूस एवं यूक्रेन के मध्य स्थित है। इसमें डॉन नदी द्वारा अपना मुहाना बनाया जाता है। एजोव सागर कर्ज जल संधि द्वारा काला सागर से जुड़ा हुआ है। एजोव सागर दुनिया का सबसे कम गहराई वाला एक छोटा सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिब्डेनम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाली क्लाइमेक्स खान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है दक्षिणी अफ्रीका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। मॉलिब्डेनम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाली क्लाइमेक्स खान संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो में स्थित है। इस खान से मॉलिब्डेनम उत्पादन का कार्य वर्ष 1915 से प्रारंभ हुआ। यह विश्व में मॉलिब्डेनम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाली खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघराज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है पुडुचेरी, ऑप्शन सी है दादर नगर हवेली तथा दमन द्वीप, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघराज्य क्षेत्र है। लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है, जबकि चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है। पुडुचेरी का क्षेत्रफल 497 वर्ग किलोमीटर है। दादर नगर हवेली तथा दमन द्वीप का संयुक्त क्षेत्रफल 603 वर्ग किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूनस आयर्स और मोंटेविडियो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? ऑप्शन ए है रिवर प्लेट, ऑप्शन बी है ओरिनिको रिवर, ऑप्शन सी है पुरुष रिवर, ऑप्शन डी है मदिरा रिवर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रिवर प्लेट। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी तथा प्रमुख नगर है जो रिवर प्लेट नदी के किनारे स्थित है, जबकि मोंटेविडियो उरुग्वे की राजधानी तथा सबसे बड़ा नगर है। यह भी रिवर प्लेट नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की विशालतम बैरियर रीफ प्रणाली कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट, ऑप्शन बी है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई तट, ऑप्शन सी है उत्तरी ऑस्ट्रेलियाई तट, ऑप्शन डी है दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई तट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट। विश्व की विशालतम बैरियर रीफ प्रणाली पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट पर स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत के उत्तर पूर्वी तट के समांतर बनी हुई है। विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। इसे पानी का बगीचा भी कहते हैं। इस दीवार की लंबाई लगभग 1200 मील तथा चौड़ाई 10 मील से 90 मील तक है। यह रीफ मछलियों की 1500 प्रजातियों, 411 तरह के सख्त मूंगे और 134 तरह की प्रजातियों की शार्क और रेज का घर है। ग्रेट बैरियर रीफ को यूनेस्को द्वारा वर्ष 1981 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे किसने 19वीं शताब्दी में शतपथ श्रृंखला लिखी थी? ऑप्शन ए है एमजी रानाडे, ऑप्शन बी है बीजी तिलक, ऑप्शन सी है बंकिम चटर्जी,
ऑप्शन डी है D.H. देशमुख। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी G.H. देशमुख। 19वीं शताब्दी में शतपथ श्रृंखला का लेखन गोपाल हरि देशमुख द्वारा किया गया था। गोपाल हरि देशमुख एक भारतीय कार्यकर्ता, समाज सुधारक एवं लेखक थे। इनके द्वारा एक मासिक मराठी पत्रिका लोक हितवारी का संपादन किया गया। इसके साथ ही साथ इन्होंने मराठी समाचार पत्र इंद्रप्रकाश तथा ज्ञान प्रकाश को भी अपना मार्गदर्शन व सहयोग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस नरमपंथियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं रखी गई थी? ऑप्शन ए है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ऑप्शन बी है शस्त्र अधिनियम का निरसन, ऑप्शन सी है अस्थायी बंदोबस्त का विस्तार, ऑप्शन डी है सेना में भारतीयों के लिए ऊंचे पद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अस्थायी बंदोबस्त का विस्तार। कांग्रेस के नरमपंथियों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त के विस्तार से संबंधित मांग नहीं रखी गई थी। अस्थायी बंदोबस्त भूमि कर की एक प्रणाली थी जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 ईस्वी में लागू की गई थी। नरमपंथी कांग्रेस की उदारवादी विचारधारा के लोग थे। ये लोग संवैधानिक तरीकों से सुधार की मांग करने के पक्षधर थे। इनके मताधिकार, शस्त्र अधिनियम का निरसन तथा सेना में भारतीयों के लिए उच्च पदों की मांग रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की? ऑप्शन ए है ऑकलैंड कॉल्विन, ऑप्शन बी है बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी है थियोडोर विफ, ऑप्शन डी है सर सैयद अहमद खां। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां एक हिंदुस्तानी शिक्षक एवं नेता थे जिन्होंने भारत के मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की। उनके द्वारा वर्ष 1864 ईस्वी में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी तथा वर्ष 1875 में अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो बाद में चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर कांग्रेस के विरोध में इन्होंने 1888 ईस्वी में देशभक्त एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की। वर्ष 1893 में सैयद अहमद खां द्वारा मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत त्रिवेणी संघ किन्होंने बनाया था? ऑप्शन ए है जाट और गुज्जर, ऑप्शन बी है राजपूत और यादव, ऑप्शन सी है जाट और यादव, ऑप्शन डी है अहीर और कुर्मी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अहीर और कुर्मी। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत अहीर एवं कुर्मी द्वारा त्रिवेणी संघ स्थापित किया गया। त्रिवेणी संघ को द्विजों के वर्चस्व के खिलाफ पिछड़े वर्गों के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संघर्ष का आगाज माना जाता है। त्रिवेणी संघ ने पिछड़े वर्ग के लोगों के संघर्ष के लिए वैचारिक जमीन तैयार की। इसकी वैचारिकी में महाराष्ट्र में पहले ज्योतिबा फूले तथा बाद में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों का स्पष्ट प्रभाव तो था, साथ ही दक्षिण में चल रहे आत्मसम्मान आंदोलन का भी असर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अक्टूबर 1925 में सबसे पहले सेंट्रल प्रोविंसों में मंत्री पद स्वीकार किया? ऑप्शन ए है B.S. मुंजे, ऑप्शन बी है M.R. जयकर, ऑप्शन सी है H.B. तांबे, ऑप्शन डी है B.N. सासमल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए B.S. मुंजे। डॉक्टर B.S. मुंजे भारत के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा हिंदू महासभा के सदस्य थे। इन्होंने अक्टूबर 1925 में सबसे पहले सेंट्रल प्रोविंसों में मंत्री पद स्वीकार किया था। वर्ष 1927-28 में ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे थे। गांधी जी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से असहमत होकर डॉक्टर मुंजे कांग्रेस से अलग हो गए। वर्ष 1934 में मुंजे ने सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य मातृभूमि की रक्षा के लिए युवा हिंदुओं को सैन्य प्रशिक्षण देना और उन्हें सनातन धर्म की रक्षा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन्होंने नेशनल लिबरेशन फेडरेशन बनाई? ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू और C.R. दास, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली और C.R. दास, ऑप्शन सी है T.B. शपड़ू और M.R. जयकर, ऑप्शन डी है M.R. जयकर और C.R. दास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी T.B. शपड़ू और M.R. जयकर।
नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना वर्ष 1919 में रिपोर्ट की सार्वजनिक करने के सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी, जबकि इसके प्रमुख नेताओं में तेज बहादुर सप्रू, बी.एस. श्रीनिवास और M.R. जयकर थे। इस पार्टी के मूल तत्वों में नागरिक स्वतंत्रता, अखंडता, समानता और न्याय की प्राथमिकता को सुरक्षित करना आदि शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ऑप्शन ए है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी है गृह, ऑप्शन सी है वाणिज्य तथा उद्योग, ऑप्शन डी है वित्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गृह। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है। इसका औपचारिक रूप से गठन 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुआ। इनमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष और 9 अन्य सदस्य होते हैं। प्राधिकरण का मुख्य कार्य आपदा प्रबंधन से संबंधित नीति निर्माण, योजना निर्माण एवं उन्हें मान्यता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्त क्रांति का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित था? ऑप्शन ए है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है एम.जी. रानाडे, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया। सप्त क्रांति का समाजवादी विचार राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रस्तावित था। ये 7 क्रांतियां हैं: नर नारी समानता, रंग भेद पर आधारित विषमता की समाप्ति, जन्म तथा जाति पर आधारित समानता का अंत, विदेशी जुल्म की समाप्ति तथा विश्व सरकार का निर्माण, निजी संपत्ति से जुड़ी आर्थिक असमानता नाश तथा संभव बराबरी की प्राप्ति, हथियारों के इस्तेमाल पर रोक और सिविल नाफरमानियों के सिद्धांत की प्रतिस्थापना, निजी स्वतंत्रताओं पर होने वाले अतिक्रमण का विरोध। लोहिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर चिंतक तथा समाजवादी राजनेता थे। लोहिया अपने राजनीतिक जीवन में सामाजिक मूल्यों को विशेष रूप से महत्व देते थे। उनका मानना था कि समाज ही उसका कार्य क्षेत्र है। वे अपने कार्य क्षेत्र को जन मंगल की अनुभूतियों से प्रेरित करना चाहते थे। वे चाहते थे कि सामाजिक स्तर पर समानता का विस्तार हो, व्यक्ति के मध्य कोई भेदभाव नहीं हो, मानवीय चेतना के विकास के वे पक्षधर थे। भारत में समाजवाद, औपनिवेशिक ब्रिटिश राज के खिलाफ व्यापक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक हिस्से के रूप में 20वीं शताब्दी के आरंभ में स्थापित एक राजनीतिक आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए है यह धर्मतंत्र को स्वीकार अस्वीकार करता है, ऑप्शन बी है यह धर्म को राष्ट्र से अलग करता है, ऑप्शन सी है एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए, ऑप्शन डी है इसको अवश्य ही धार्मिक संघर्ष रोकना चाहिए और धार्मिक समन्वय को बढ़ाना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य लोकतांत्रिक होना चाहिए। यह कथन गलत है। किसी भी राष्ट्र की पहचान वहां प्रचलित सभ्यता एवं संस्कृति से होती है और धर्म भी इसी का एक हिस्सा है। एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए यह आवश्यक नहीं कि उसे लोकतांत्रिक ही होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में किसी भी विशेष धर्म को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया जाता है। ऐसे राष्ट्रों में धर्मतंत्र को अस्वीकार किया जाता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में धर्म एक व्यक्तिगत विषय माना जाता है। धार्मिक संघर्ष से धर्मनिरपेक्ष की छवि प्रभावित होती है। अतः संघर्ष को समाप्त करके ही धर्मनिरपेक्षता की साख को मजबूत बनाया जा सकता है। अर्थात धार्मिक समानता ही धर्मनिरपेक्षता का मुख्य आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किसी अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण से संदर्भित है। ऑप्शन ए है जब राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता हो, ऑप्शन बी है जब राष्ट्रीय आपात स्थिति में विधानसभा का भंग आवश्यक हो, ऑप्शन सी है आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर, ऑप्शन डी है जब वह इसकी आवश्यकता समझे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम
सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण के संदर्भित है। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल विधानमंडल का 17वाधान करता है, उसका 17वासान करता है और उसका विघटन करता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंचायतों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, किसी राज्य का विधानमंडल पंचायतों की संरचना के संदर्भ में विधि द्वारा उपबंध कर सकता है। ऑप्शन बी है, पंचायत क्षेत्र का अर्थ है कि पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र। ऑप्शन सी है, ग्रामीण सभा में पंचायत के अंतर्गत गांव की मतदाता सूची में आने वाले सभी व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन डी है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण जनसंख्या में उनके अनुपात से बिल्कुल संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण जनसंख्या में उनके अनुपात से बिल्कुल संबंधित नहीं है। यह कथन गलत है। पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में ही निर्धारित होता है तथा जिन राज्यों में इनकी संख्या अधिक है वहां सीटों का आरक्षण अनुपात भी अधिक है। वैसे ही पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 3% सीटें आरक्षित हैं, परंतु वर्तमान समय में करीब 12 राज्यों में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 50% तक कर दी गई है। पंचायतों की संरचना के संदर्भ में किसी राज्य का विधानमंडल विशेष विधि का उपबंध कर सकता है। पंचायत क्षेत्र का अर्थ पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र होता है। ग्राम सभा में पंचायत के अंतर्गत गांव की मतदाता सूची में आने वाले सभी व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षित लोकतंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, यह प्रस्तुत करता है कि लोकतंत्रों में नागरिक भागीदारी अनिवार्य है। ऑप्शन बी है, नागरिकों को स्वयं को सरकारी अतिक्रम से सुरक्षित रखने में सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन सी है, यह हस्तक्षेप रहित पूंजीवाद की सुसंगत है। ऑप्शन डी है, औपचारिक संदर्भ में राजनीतिक समानता को समान मताधिकार समझा जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह हस्तक्षेप रहित पूंजीवाद की सुसंगत है। यह कथन गलत है। जॉन लॉक ने संरक्षित लोकतंत्र के संदर्भ में व्यापक चर्चा की। इन्हें संरक्षित लोकतंत्र के संदर्भ में दिए गए सिद्धांतों के कारण संरक्षित लोकतंत्र का अग्रदूत भी माना जाता है। संरक्षित लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें नागरिकों की भागीदारी अनिवार्य होती है, साथ ही इसमें नागरिकों को स्वयं को सरकारी अतिक्रमण से सुरक्षित रखने में सक्षम होना चाहिए। संरक्षित लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत लोकतांत्रिक संस्थानों की रक्षा के लिए कुछ अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित किया जाता है। इस व्यवस्था में औपचारिक रूप से राजनीतिक समानता को समान मताधिकार समझा जाता है। यह हस्तक्षेप रहित पूंजीवाद की सुसंगत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में बेरूत में एक धमाका हुआ है जिसमें लगभग 100 लोगों की जान गई है और हजारों लोग घायल हुए हैं। यह धमाका किससे हुआ? ऑप्शन ए है डायनामाइट, ऑप्शन बी है अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी है आरडीएक्स, ऑप्शन डी है मरकरी नाइट्रेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमोनियम नाइट्रेट। 5 अगस्त 2020 को लेबनान की राजधानी बेरूत में एक भयंकर धमाका हुआ जिसमें तकरीबन 100 लोगों की मौत हो गई जबकि 4000 से अधिक लोग घायल हो गए। बेरूत के एक एयर हाउस में पिछले 6 वर्ष से 2750 टन अमोनिया नाइट्रेट रखा हुआ था और किसी ने भी एहतियाती या सुरक्षा से संबंधित कदम नहीं उठाए थे। 5 अगस्त 2020 को इसी अमोनिया नाइट्रेट में अचानक विस्फोट हो जाने से यह हादसा हो गया। इस विस्फोट के बाद लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने राष्ट्रीय शोक घोषित करते हुए 2 सप्ताह के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटिल बाइक क्या है? ऑप्शन ए है हिरोशिमा पर गिराया गया विखंडनशील बम, ऑप्शन बी है नागासाकी पर गिराया गया संलयन बम, ऑप्शन सी है अमेरिका द्वारा परिरक्षित प्रथम नाभिकीय बम,
ऑप्शन डी है उत्तरी कोरिया द्वारा परीक्षित प्रथम नाभिकीय बम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिरोशिमा पर गिराया गया विखंडनशील बम। हिरोशिमा पर गिराया गया विखंडनशील बम का नाम लिटिल वाई था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की साम्राज्यवादी नीति पर अंकुश लगाने हेतु अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर जापानी हमले के बाद अमेरिका ने जापानी शक्ति को समाप्त करने हेतु 6 अगस्त 1945 को जापान और शहर हिरोशिमा पर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु हमला किया। नागासाकी पर फैटमैन नामक बम गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान को भारत की औषधीय महानियंत्रक द्वारा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 टीके के मानव परीक्षण की स्वीकृति दी गई। ऑप्शन ए है भारत बायोटेक, ऑप्शन बी है एम्स, ऑप्शन सी है भारतीय सीरम संस्थान, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान। भारतीय सीरम संस्थान को भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 टीके के मानव परीक्षण करने की स्वीकृति दी गई है। देश में सीरम संस्थान द्वारा कोरोना वैक्सीन के दूसरे एवं तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी मिल गई है। भारतीय औषधि महानियंत्रक डॉक्टर बीजी सोमानी ने सीरम संस्थान को अनुमति प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागजन में ऑयल के कुएं के निकट हाल ही में विस्फोट का किस कारण हुआ था। ऑप्शन ए है आग बुझाते समय चरखी को हटाने के लिए, ऑप्शन बी है डिपो से तेल का पाइपलाइन में स्थानांतरण के कारण, ऑप्शन सी है मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण, ऑप्शन डी है रेडियोधर्मी पदार्थों से विकिरण के रिसाव के कारण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आग बुझाते समय चरखी को हटाने के कारण। जुलाई 2020 में असम के बागजन स्थित ऑयल इंडिया लिमिटेड के कुएं संख्या 5 के आग पकड़ने के कारण एक विस्फोट हुआ। इसमें विस्फोट का मुख्य कारण आग बुझाते समय चरखी को हटाना था। चरखी हटाने से इसमें विस्फोट हो गया। तेल की कुशलतापूर्वक निष्कासन में चरखी का उपयोग किया जाता है। ऑयल इंडिया कुएं में मई 2020 में रिसाव होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन अयोध्या के निर्माणाधीन राम मंदिर का वास्तुकार है। ऑप्शन ए पीओ सोमपुरा, ऑप्शन बी है चंद्रकांत सोमपुरा, ऑप्शन सी है बृंदा सौम्या, ऑप्शन डी है बीवी दोषी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रकांत सोमपुरा। अयोध्या में बन रहे निर्माणाधीन राम मंदिर का मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा है। चंद्रकांत सोमपुरा को विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल अयोध्या लाए थे और मंदिर का अभिकल्प तैयार करने को कहा था। चंद्रकांत सोमपुरा कार्य निर्माण से करीब 3 दशक से जुड़े हैं। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन के पश्चात मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए है चिली, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है पराग्वे, ऑप्शन डी है उरुग्वे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उरुग्वे। मकर रेखा स्थित दक्षिणी गोलार्ध में 10 देशों से होकर गुजरती है। ये देश हैं चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। मकर रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो विषुवतीय रेखा के समांतर 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में सक्रिय ज्वालामुखी दिया है, सूची सेकंड में स्थान दिया गया है। सूची फर्स्ट में पहला है माउंट मेरापी, बी है सकुराजिमा, सी है माउंट वेसुवियस, डी है मौना लोआ। सूची सेकंड में स्थान में पहला है हवाई, दूसरा है इटली, तीसरा है जापान, चौथा इंडोनेशिया। कूट दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। माउंट मेरापी इंडोनेशिया द्वीप जावा के मध्य में स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसकी ऊंचाई 2930 मीटर तक है। हाल ही में यह 2020 में सक्रिय हुआ था। शकुराजिमा जापान के क्यूशु द्वीप में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 11 से 17 मीटर तक है। यह वर्ष 2020 में यह भी सक्रिय हुआ था।
माउंट वेसुवियस इटली के स्ट्राम्बोली द्वीप के समीप स्थित है। इसकी ऊंचाई 12 से 81 मीटर तक है। इसका अंतिम उद्गार वर्ष 1944 में हुआ था। मौना लोआ प्रशांत महासागर के मध्य भाग में स्थित हवाई द्वीप पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 4169 मीटर है। यह अति सक्रिय ज्वालामुखी शिखर है। यूपीएससी सीडीएस एग्जाम के 2020 में जो दूसरा एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चनों को 60 नंबर क्वेश्चन तक हल किए हैं। बचे हुए क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।